डियर लर्नर, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पर। मैं एसपी सर आज एनसीईआरटी की क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 6 के एनसीईआरटी में तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह न केवल क्लास 6 के एनसीईआरटी का ही पार्ट है, बल्कि यह यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और अन्य टीचिंग्स, जॉब और भी अनेक प्रकार के कंपटीशन में यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, परीक्षा का मतलब होता है हमारी मूलभूत जानकारियों को चेक करना। किसी भी परीक्षा में यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आइए हम इस कड़ी में एक मूलभूत जानकारी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पृथ्वी की गतियाँ। देखिए, पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है। एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे घूमती है अपने ही स्थान पर, तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आपने लट्टू देखा होगा बचपन में, लट्टू एक जगह पे ही नाचता है, उसको कहते हैं घूर्णन गति। और यह गति एक चक्कर होने में कितना समय लगता है? तो अगर एक बार पृथ्वी घूमती है, जैसे ये हमने इसको बनाया, एक बार अगर पृथ्वी ऐसे करके घूमती है तो उसको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। लेकिन हम इसको मोटी मोटा 24 घंटा मान लेते हैं, मतलब 24 घंटे में घूर्णन कंप्लीट हो जाता है। अब आती है बात कि इस घूर्णन से क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर। इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। और दिन रात कैसे होगा भाई? तो देखिए, आप ग्लोब देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयत्न कीजिएगा। ग्लोब पर 360 रेखाएं ऐसे देखने को मिलेंगी आपको। और ग्लोब आप देखोगे तो ऐसे रहता है, टेढ़ा थोड़ा सा। और हमारी पृथ्वी को अगर हम जब अध्ययन करते हैं तो ऐसे करके अध्ययन करते हैं। समझने की क्या बात है इसमें कि इस पृथ्वी पे आधे हिस्से में तो दिन रहता है जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है। मान लीजिए इधर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो आधे हिस्से में इधर प्रकाश रहेगा और यह दिन का हिस्सा कहा जाएगा। पृथ्वी गोल है, गोलाभ आकृति में, तो इसके पीछे भी जगह होंगे, इसके आगे भी जगह होंगे। तो ये आधा गेंद की तरह, जैसे आप नींबू को आधा काट दो हो जाएगा खड़ा खड़ा, उसी तरह इधर भी हो जाएगा। तो इधर तो प्रकाश पड़ेगा नहीं, तो इसलिए इधर क्या होगा? रात होगी और इधर दिन होगा। तो और यह कितने समय में होगा? यह डिपेंड करता है कि पृथ्वी कैसे घूमती है। तो पृथ्वी का घूर्णन जो होता है वह पश्चिम से पूर्व होता है, और पश्चिम से पूर्व पूरे गोले को घूमना पड़ता है पृथ्वी को एक दिन में। तो ये पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। अगर कहीं से भी आप मान लोगे तो ये 360 डिग्री का होता है। और जो गणित पढ़ते हैं उनको पता होगा 360 डिग्री होता है एक गोले में। और इसको ऐसे घूमता है, वो ऐसे ऐसे करके घूमता है, एक एक करके ऐसे ऐसे घूमता है, एक एक डिग्री। तो जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, एक एक डिग्री मूव कर रहा है, एक एक डिग्री मूव कर रहा है। और यह एक डिग्री से दूसरे डिग्री को मूव करने में 4 मिनट का समय ले लेता है। ऐसे ही 360 डिग्री को घूमने में 360 गुणे 4 मिनट का लगता है समय। और वह टोटल आप जोड़ेंगे जब, तो 24 घंटे का समय हो जाएगा। तो ये मान के चला जाता है कि 24 घंटे में, तो 24 घंटे में पृथ्वी एक पूरा चक्कर अपने अक्ष पे लगा लेती है, जिससे दिन रात होते हैं। अब दूसरी चीज है परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमा करना। किसकी परिक्रमा करना? यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो पृथ्वी सूरज का परिक्रमा करती है। तो मान लीजिए सूरज यहाँ है, सूरज यहाँ है, तो पृथ्वी ऐसे करके चक्कर लगाएगी पूरा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि परिक्रमा कैसे करती है पृथ्वी। तो परिक्रमा करने में किस पाथ पे परिक्रमा करती है पृथ्वी? क्या एकदम गोला गोला होके परिक्रमा करती है, या तो थोड़ा वो कहीं नज़दीक होती है, कहीं दूर होती है, तो उसका एक अलग पाथ बन जाता है, जिसको दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं। एलिप्सॉइड मार्ग पे पृथ्वी परिक्रमण करती है, अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इसी को परिक्रमा कहते हैं, इसी को परिक्रमण प्रक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। और इसमें 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ऐसे ही अगर
ये 6-6 घंटे 4 साल तक घूमते रहेगी पृथ्वी, तो एक दिन और बढ़ जाता है, इसलिए 366 दिन का समय हो जाता है। और 366 दिन 4 साल पे होता है, हर एक 4 साल पे। इसलिए फरवरी जो होता है आपका 28 से 29 दिन का हो जाता है। इसी एक दिन के बढ़ जाने के कारण लीप ईयर कहा जाता है इसको, लीप ईयर। ये हो गया घूर्णन और ये हो गया परिक्रमण। अब हम समझते हैं, आपके चैप्टर में कक्षीय समतल दिया होगा और प्रदीप वृत्त दिया होगा। कक्ष क्या होता है? कक्ष सबसे पहले ये जानिए कि ऑर्बिट होता है, जिस मार्ग पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वही होता है कक्ष। अब वह कक्ष कैसे बनता है? एक समतल प्लेन होता है, हमको दिखाई नहीं देगा लेकिन वह अंतरिक्ष में होता है। इसको कहते हैं कक्षीय समतल। इस कक्ष पे 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है। मैं आपको इसका चित्र दिखा देता हूँ। देखिए ये है, ये कक्ष, देखिए कैसे चक्कर लगा रही है ये। अब अक्ष को समझते हैं क्या होता है? अक्ष देखिए, पृथ्वी जब हम पढ़ते हैं तो पृथ्वी ऐसे मान लेते हैं कि वो ऐसे है, ये मान लो सेब है, ये पृथ्वी है तो ऐसे है। ये उसका अगर इस एक समतल उस पर लंब काट दें तो ऐसे रहेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या पृथ्वी? नहीं। पृथ्वी जो है ऐसे है, अंतरिक्ष में इस तरीके से है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकते हुए ही यह अपने पाथ पर अपने मार्ग पर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य का परिक्रमा करती है। इसलिए हम जब अध्ययन करते हैं तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखते हैं कि अगर हम इसको सीधा सीधा इस पर लंब डाल दें तो पृथ्वी का यह हिस्सा जो होगा अलग होगा, यह हिस्सा अलग होगा। मैं एक वीडियो से आपको पहले इसको दिखा देता हूँ कि ऑर्बिट क्या होता है और अक्ष क्या होता है। देखिए ये पृथ्वी घूम रही है अभी सीधी मुद्रा में। आप ये देखिए, ये जो लाइन है ये इसको ऑर्बिट कहते हैं, और पृथ्वी की देखिए बीचों बीच से जा रही है। और यहाँ पे देखिए इधर रात्रि है, इधर दिन है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस साइड से आ रहा है। सूर्य का प्रकाश जिधर आता है, सूर्य का प्रकाश जिधर से आता है, ये देखिए सूर्य का प्रकाश इधर आ रहा है, दिन, इधर रात्रि, और यह इसका ऑर्बिट है जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी अपने चंद्रमा के साथ। तो ऑर्बिट मतलब कक्ष होता है। तो इतना अंतर हम समझ गए कि कक्ष क्या है, और अक्ष मतलब जिस झुकाव के साथ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अगर हम इस पे सीधा एक लंब खींच दें इसी कक्ष, इसके ऑर्बिट समतल पे, पृथ्वी का ऑर्बिट जो होगा ऐसे होगा ये। इस पे अगर लंबवत खींच दे तो आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि अक्ष से पृथ्वी कितना, अक्ष से कक्षीय समतल पे कितना डिग्री का कोण बनता है। तो आप जब इसको मापोगे तो 66.5 डिग्री होगा। और जो झुकाव है यहाँ से अगर देखा जाए लंब डालकर तो ये 23.5 डिग्री का होगा। इसलिए कहते हैं लोग, इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, और इसके अक्ष से कक्षीय समतल की जो कोणीय दूरी होती है वो 66.5 डिग्री की दूरी होती है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि इसमें अंतर क्या है, अक्ष में और कक्षीय समतल में कोण के बीच में दूरी। अब आइए हम देखते हैं प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त जो होता है वह दिन और रात को विभाजित करता है। वह लाइन होती है जो दिन और रात्रि को विभाजित करती है। मान लीजिए सूर्य की रोशनी इधर से पड़ रही है, तो जब इधर से पड़ रही है तो चारों ओर इधर पड़ेगी, तो जब रोशनी पड़ेगी तो ये हिस्सा आपका तो प्रकाश पाएगा, ये हिस्सा नहीं पाएगा, तो ये डार्क हो जाएगा। इसलिए यह लाइन जो होगी प्रदीप्त वृत्त होगी, जो दोनों को विभाजित कर रही है दिन और रात में। अब आते हैं हम लोग मुख्य मुद्दे पे, जो हमारा है परिक्रमण के फलस्वरूप क्या चीज देखने को मिलती है हमको पृथ्वी पर। तो परिक्रमा से जो होता है ऋतु का परिवर्तन होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। जैसे आप शीत ऋतु कहते हो, ग्रीष्म ऋतु कहते हो, बसंत ऋतु कहते हो और शरद ऋतु कहते हो। अब हम मान लेते हैं कि पृथ्वी मूव करना चालू करती है। अब मूव कहाँ से चालू करती है? 21 मार्च से।
21 मार्च में अब पृथ्वी को देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम गोला बनाकर पृथ्वी को 2 भाग में बांटे तो इसका एक हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होगा, दूसरा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होगा। और यह जब पृथ्वी हम बताए तो आपको बताया कि यह ऐसे है, पृथ्वी टेढ़ी 23.5 डिग्री का झुका हुआ है। इसमें इस झुकाव से बहुत प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन में। एक तो झुकाव और दूसरा परिक्रमा कभी परिक्रमा करते वक्त पृथ्वी नज़दीक भी होती है और दूर भी होती है। अब देखिए 21 मार्च को पृथ्वी ने घूर्णन, मान लीजिए 21 मार्च को पृथ्वी ने सूर्य की परिक्रमा प्रारंभ की है, मान लेते हैं 21 मार्च से हम जोड़ना चालू करते हैं कि पृथ्वी परिक्रमण प्रारंभ करती है। तो 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आते आते आप देखोगे कि यह जो सूर्य की रोशनी है कर्क रेखा पे लंबवत पड़ रही है। लेकिन 21 मार्च को सूर्य की रोशनी एकदम बीचों बीच पड़ रही है, मतलब भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ रही है। अब देखो यहाँ से जब कर्क रेखा पे लंबवत रोशनी पड़ रही है तो फिर उसके बाद वह जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आते आते 23 सितंबर तक इस स्थिति में हो जाती है कि फिर से रोशनी, सूर्य की लंबवत रोशनी भूमध्य रेखा पे पड़ने लगती है। फिर यही प्रक्रिया चालू होती है घूमते घूमते इसको। देखिए 3 महीने यहाँ समय लगा, देखिए 3 महीने यहाँ समय लगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यह 22 दिसंबर की तिथि। आप सबको यह तिथि बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करना। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ये पूरा 12 महीने का समय है। इसी समय में पृथ्वी एक पूरा चक्कर अपना लगा लेती है और ऋतु परिवर्तन भी होता है, मौसम परिवर्तन भी होता है। जब 21 मार्च की स्थिति होती है तो हमारे यहाँ, आप अपना उदाहरण लेके चलेंगे, अपने ही क्षेत्र का, अपने ही गांव का, अपने ही देश का, कि हमारे यहाँ पे 21 मार्च के समय में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी जो होती है बीचों बीच एकदम पड़ती है भूमध्य रेखा पे, मतलब जो सूर्य का ताप है वह सभी जगहों पे बराबर बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा पे भी 12 घंटे का दिन होता है और पूरे पृथ्वी पर भी 12 घंटे का दिन होता है, क्योंकि बीचों बीच भूमध्य रेखा पर ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। लेकिन यहाँ से जैसे ही पृथ्वी आगे बढ़ती है तो वह उत्तर की ओर खिसकना चालू हो जाती है। सूर्य की रोशनी जो है उत्तर की ओर खिसकना चालू होती है, क्योंकि पृथ्वी का जो झुका वाला हिस्सा होता है वह कर्क रेखा की ओर होता है और कर्क रेखा की ओर लंबवत रूप से सूर्य की रोशनी पड़ने लगती है, जिससे कि हमारे यहाँ खूब गर्मी पड़ती है। मतलब उत्तर भारत में आप याद करो कि भारत से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है, अर्थात जितने भी देश होंगे कर्क रेखा पे वह पूरे सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करेंगे और वहाँ पे खूब गर्मी पड़ेगी। अब यही स्थिति जून के बाद जब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे जुलाई, अगस्त, अभी इस समय अगस्त चल रहा है, सितंबर, ऐसे जाते जाओगे तो आप ये देखोगे कि यह जो स्थिति है फिर से बीच में आ जाती है 23 सितंबर तक। मतलब सूर्य का प्रकाश फिर बीच में आ जाता है, एकदम भूमध्य रेखा पड़ने लगता है, अर्थात फिर से पूरे विश्व में उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में दिन रात बराबर होंगे और सामान्य तापमान होगा, हमारे यहाँ उत्तर में भी और दक्षिण में भी। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जब जैसे ही सितंबर के बाद हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आते हैं, 22 दिसंबर का समय याद रखो आप। 22 दिसंबर में हमारे यहाँ खूब कड़ाके की ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की स्थिति है वह मकर रेखा पे हो जाती है, दक्षिण की ओर, इस साइड यहाँ पे हो जाती है मकर रेखा पे सूर्य की स्थिति। तो जब मकर रेखा पे हो जाएगी तो दक्षिण में तो गर्मी पड़ेगी, जहाँ मकर रेखा होगा वहाँ पे गर्मी पड़ेगी, लेकिन जहाँ कर्क रेखा होगा वहाँ पे ठंडी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की किरण वहाँ पे लंबवत पड़ ही नहीं रही है। सूर्य की किरणें तो लंबवत मकर रेखा पर पड़ रही है, इसलिए जहाँ लंबवत, आप देखो कि हीटर के सामने आते हो तो ज़्यादा गर्मी लगती है, हीटर से थोड़ा तिरछा हो जाते हो तो गर्मी कम लगती है, अर्थात यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ पे तापमान कम होगा कर्क रेखा पर। और यह स्थिति 22 दिसंबर की होगी जब मकर रेखा पर सूरज लंबवत होगा। फिर उसी तरह
आप ध्यान रखो, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में आ जाते हैं। तो मार्च में क्या होता है हमारे यहाँ, फिर से वही पुनः प्रक्रिया, बीच में भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। हमारे यहाँ बसंत ऋतु होता है और दक्षिण में शरद ऋतु होगा, क्योंकि जैसे हम इधर आएंगे तो इधर शरद ऋतु होता है। बसंत और शरद का यह सीधे सीधे अर्थ याद रखिए कि जब हमारे यहाँ मार्च मौसम आता है तो बसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में होता है, उसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु प्रारंभ होती है। उसी तरह अगर 23 सितंबर को देखो तो हमारे यहाँ उत्तर में 23 सितंबर में देखो आप, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लगने लगता है, हल्का हल्का ठंडा सितंबर में चालू होता है, अक्टूबर में और ठंडी लगने लगती है। तो जब श्रीरावण ठंडी हल्की हल्की प्रारंभ होती है तो उसको कहते हैं शरद ऋतु। तो उत्तरी गोलार्ध में तो शरद ऋतु हो जाएगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत हो जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ तो गर्मी प्रारंभ होने वाली होती है दक्षिणी गोलार्ध में सितंबर में। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत संबंध हो जाता है। आइए इसको थोड़ा सा एक और तरीके से देख लेते हैं। तो इसमें एक और चीज ये जान लेते हैं कि सूर्य से सबसे नजदीक पृथ्वी कब होती है। तो सूर्य से सबसे नजदीक पृथ्वी जब होती है वह तिथि होती है उपसौर की, और उपसौर जो होता है 3 जनवरी को होता है, और अपसौर और 4 जुलाई को अपसौर होता है। अप माने ऊपर होता है, जब पृथ्वी काफी ऊपर होती है सूर्य से दूरी बढ़ जाती है, अर्थात लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर हो जाता है दूरी। और उपसौर में 14 करोड़ 98 लाख दूरी हो जाती है किलोमीटर उपसौर में। 3 जनवरी को उपसौर होता है, 4 जुलाई को अपसौर होता है। अप माने ऊपर, मतलब काफ़ी ऊपर हो जाती है जब सूर्य की स्थिति। उप माने नज़दीक, जब पृथ्वी से नज़दीक हो जाती है सूर्य की स्थिति। 3 जनवरी को उपसौर होता है, 4 जुलाई को अपसौर होता है। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, आपसे विषुव का अर्थ भी पूछ सकता है। विषुव का अर्थ यह है कि जब विषुव इंग्लिश में बोलते हैं उसको इक्विनॉक्स, अर्थात विषुव वह स्थिति है जब सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पे एकदम लंबवत पड़ती है, उसको कहते हैं विषुव। और कब पड़ रही है, देखिए 21 मार्च को पड़ रही है और 23 सितंबर को पड़ रही है, इसलिए 2 तिथियां यह विषुव की होगी। इक्विनॉक्स से परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सी तिथि निम्न में से विषुव है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरायण कब होता है और दक्षिणायन कब होता है। तो पृथ्वी का उत्तरायण देखो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ध्यान दीजिएगा कि 21 जून को जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसी तरह 22 दिसंबर को भी पड़ता है सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर, तो यहाँ पे भी बड़ा दिन होता है। छोटा दिन और बड़ा दिन में यही अंतर है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन होगा और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है 22 दिसंबर को, तो यहाँ पे भी बड़ा दिन होगा। ये बड़ा दिन और छोटा दिन में थोड़ा सा विभेद भी हो जाता है। एक चीज़ और ये जान लीजिए कि पृथ्वी जब घूर्णन करते करते 24 घंटे में एक चक्कर पूरा अपना लगा लेती है तो इसी को घूर्णन काल कहते हैं, या पृथ्वी दिवस या अर्थ डे भी कहते हैं। आइए हम इसको और भी एक अलग तरीके से इसको देखते हैं। ये देखिए 0 डिग्री है भूमध्य रेखा और यह देखिए मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण, साउथ मतलब दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर मतलब नॉर्थ। इंग्लिश में इसको नॉर्थ लिखते हैं और दक्षिण को साउथ लिखते हैं। मतलब 0 डिग्री के ऊपर पूरा आधा हिस्सा ये जो होगा वो कर्क रेखा का 0 डिग्री के ऊपर जो आधा गोलार्ध होगा यह उत्तरी गोलार्ध होगा। 0 डिग्री के नीचे जो गोलार्ध होगा वो दक्षिणी गोलार्ध होगा। आप हमेशा याद रखिए गोलार्ध का मतलब होता है आधा, गोला, गोलार्ध, गोले का आधा। अब देखिए यहाँ से 21 मार्च को सूरज की स्थिति होती है। यहाँ पे पृथ्वी जब घूमते घूमते और आगे बढ़ती है तो 21 जून को यहाँ पे कर्क रेखा पर रोशनी पड़ने लगती है। उसके बाद 21 जून के बाद धीरे धीरे 3 महीना और बीतता है तो फिर 23 सितंबर को यहाँ पे आ जाती है पृथ्वी।
फिर भूमध्य रेखा की स्थिति में आ जाती है। देखिए रोशनी भी सूर्य की यहाँ पे पड़ने लगी। फिर उसके बाद 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को आती है तो फिर रोशनी मकर रेखा पे पड़ने लगती है और यही प्रक्रिया पुनः चालू होगी, फिर ऊपर की ओर जाएगी। 3 महीना जाते जाते यहाँ पहुँच जाती है 21 मार्च तक, तो फिर सूर्य की स्थिति लंबवत भूमध्य रेखा पे पड़ जाती है। इसका मतलब यह है कि 3-3 महीने के अंतराल पे यह पोजीशन चेंज होती है, इसलिए इसको ट्रॉपिक नाम दे दिया गया है। इसको भी ट्रॉपिक, इसको भी ट्रॉपिक, इसको भी ट्रॉपिक, मतलब कि यह भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर बोलते हैं और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। मतलब सूर्य की लंबवत स्थिति जिन जगहों में पड़ती है पृथ्वी के सापेक्ष, उन्हें ट्रॉपिक कहा जाता है। मतलब सूर्य की आभासी ऊष्मा लंबवत रूप से उन्हें प्राप्त होती है। और यहाँ पे अगर देखें समतल पेपर पे तो आप ये देख सकते हैं कि विषुवत रेखा ये है और यह कर्क रेखा है और यह मकर रेखा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मकर रेखा। तो आप 0 डिग्री से जब ऊपर जाते हो, या 0 डिग्री कब का समय होता है? 21 मार्च। 21 मार्च को यहाँ पे सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है। यहाँ पे आते हैं धीरे धीरे 3 महीने के बाद यहाँ पे समय हो जाता है 21 जून। तो 21 जून को हमारे यहाँ उत्तर भारत, हमारे भारत में, हमारा भारत देखिए कर्क रेखा पे है, तो यहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है। फिर यहाँ से हम नीचे की ओर आते हैं, इधर 3 महीने लगेगा जून के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 23 सितंबर हो जाता है। 23 सितंबर में आप याद करो हमारे यहाँ क्या चालू हो जाती है? शरद ऋतु, क्योंकि हल्का हल्का ठंडा लगने लगता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे देखिए था 21 जून को, तो धीरे 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 सितंबर में यहाँ तक आ जाता है। तो हमारे यहाँ से लंबवत रोशनी हटने लगती है, इसलिए हमारे यहाँ ठंडा होने लगता है, लेकिन यहाँ पे बराबर गर्मी होगी, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होगा। उसके बाद 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहाँ पे आ जाता है। तो आप सोचो दिसंबर में हमारे यहाँ तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है उत्तर भारत में, लेकिन मकर रेखा पे गर्मी पड़ेगी भैया। क्यों? क्योंकि हीटर तो यहीं पे लगा है, मकर रेखा पे ही। और यहाँ के बाद 22 दिसंबर से धीरे धीरे मूव होना चालू होता है, विषुवत रेखा की ओर आ जाता है 21 मार्च तक। यही 1 साल का पीरियड हो जाता है। और कर्क रेखा पे 25 दिसंबर का याद रखिए तिथि। 25 दिसंबर को क्या होता है? हमारे यहाँ भी या पूरे विश्व में मनाया जाता है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। तो कर्क रेखा पे जब क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, दिसंबर का महीना है, कर्क रेखा पर हमारे देश में शीत ऋतु और मकर रेखा पे ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है, इसलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब आइए हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देख लेते हैं। देखिए 4 जुलाई को सबसे दूरी पे होता है सूर्य हमारी पृथ्वी से, लेकिन 4 जुलाई को देखो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है उत्तर भारत में। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। उसका कारण कि पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री है, तो आप याद रखिए कि मैंने अभी बताया कि 21 जून के बाद सूर्य की स्थिति जो होती है कर्क रेखा पे होती है। आप देखो 21 जून को सूर्य की स्थिति जब कर्क रेखा पे लंबवत है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, भले ही दूरी अधिक है। तो केवल दूरी का भी प्रभाव नहीं, बल्कि अक्षीय झुकाव का भी प्रभाव पड़ता है कहीं पे गर्मी पड़ने या शीत ऋतु पड़ने का। हम और भी इसके फैक्ट्स को जानेंगे जब हम पूरे विश्व के मैप को पढ़ेंगे। जब विश्व के मैप को पढ़ेंगे तो हमको और भी चीज़ें पता होंगी। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे यह प्रश्न पूछता है कि ये बताइए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, पहला प्रश्न। दूसरा यह बताइए कि अपसौर की स्थिति क्या है और वह कितनी दूरी पे लगभग होती है पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है। और इसी तरह मुझे बताइए कि विषु का तात्पर्य क्या है। यह सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और भी
प्रिस्क्राइब तरीके से वीडियो को मैं लेकर आगे आता रहूँगा और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर मैं लेकर आता रहूँगा। इस तरह का यह मेरा पहला प्रयास है और आप लोग मेहनत कीजिए, बेसिक्स चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बेसिक्स मजबूत होंगे तभी एक आप अधिकारी बन सकते हैं, एक विचारशील पुरुष बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पीता है वही दहाड़ता है। तो आपको शिक्षा नाम का यह अमृत पीना है और इस अपने ज्ञान को इतना आगे बढ़ाना है कि आप भी एक शेर की तरह दहाड़ सको। धन्यवाद, शुक्रिया।